आपका व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वही है जो हमें संस्कृत में पढ़े हुए हैं, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। ठीक है, तो सभी जानते हैं व्यंजन की परिभाषा स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और भी आप बहुत सारी परिभाषाएं दे सकते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो भी इसी आधार पर किया है। और वो कौन कौन सा आधार है देखो, एक तो हो गया हमारा जो हमने स्वरों का किया था उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं प्रयत्नों के आधार पर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण, स्वर तंत्रियों के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण। आगे कह सकते हैं हम प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनका वर्गीकरण आना अत्यधिक आवश्यक है। परिभाषा तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनके जो वर्गीकरण है वो हमें थोड़े आसानी से याद नहीं हो पाते हैं। तो आप इस तरह चार्ट बना करके आप अपनी परिभाषाओं, इसको वर्गीकरण को याद कीजिए। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर। अगला है इसमें प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और भी है इसमें अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, कर लेते हैं, सभी को एक साथ समझ लेंगे। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आगे कह सकते हैं हम मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। स्वरों में भी हमने यही विभाजन किए थे, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अगला विभाजन हम कर सकते हैं इसका संयुक्तता के आधार पर वर्गीकरण, संयुक्तता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके व्यंजनों का विभाजन किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, उच्चारण स्थान के आधार पर वही विभाजित होंगे, कंठ है, मूर्धन है, तालु, दंत है। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सबको ही पता है इनका विभाजन हमने किस प्रकार से किया है, सबको इसका विभाजन आता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनको। अपूर्व विषय नाम कंठ है, ईचु नाम तालु, लिटु नाम मूर्धा, लिटु नाम दंत है। ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं। और भी इसमें है ओष्ठ है, जीवा मूली है, ओष्ठ है, जीवा मूली है। ठीक है, दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ में आएगा वकार व, जीवा मूली में आएगा आपका क बिंदी वाला ख, ग और ज। ठीक है, ये ओष्ठ में जो आएगा आपका प फ व यानी पे वर्ग, लिख दीजिए पे वर्ग। दंते में आएगा ते वर्ग, तालु में आएगा
च वर्ग, मूर्धन्य में आएगा टे वर्ग, इस मूर्धन्य के साथ ये शे, तालु के साथ ये से, टे वर्ग के साथ ये से, पे के साथ में आएगा ही, कंठे में आएगा के वर्ग। ठीक है, नासिका भी 4 स्थान है, तो आप नासिका भी कर सकते हो। तो सारे पंचम वर्ण शामिल होंगे इसमें। नासिका में प्रयत्नों के आधार पर जो वर्गीकरण है, यहाँ नोट कर लीजिए, प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रयत्नों के आधार पर पहला बाटा है स्पर्श व्यंजन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक, क से मैं तक के वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन में किए जाते हैं। दूसरा स्पर्श संघर्षी वर्ण, संस्कृत में उसको ईषद स्पर्श बोल दिया है, स्पष्ट बोल दिया है, हिंदी में उसे स्पर्श बोल दिया है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, घर्षण होता है बोलते समय, तो कौन कौन से आते हैं घर्षण के समय, ये चारों स्पर्श वर्ण माने गए हैं, वो है हिंदी के अकॉर्डिंग च, छ, ज और झ। ठीक है, ये चारों जो है स्पर्श संघर्षी माने गए हैं। आगे आता है आपका संघर्षी, यानी स्पर्श भी करते हैं और घर्षण करते हैं। और संघर्षी, संघर्षी व्यंजन यानी एकदम घर्षण करते हुए मुख से निकलते हैं, श, श, श। ठीक है, व, फ, ये एकदम घर्षण करते हुए निकलते हैं हिंदी के अनुसार, सबको याद करने हैं ये। ठीक है, चौथा है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में शामिल किया जाता है एकमात्र लय को, याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पार्श्विक व्यंजन को माना जाता है लय। ठीक है, एक आता है आपका लुंठित, लुंठित का मतलब है लुढ़कता हुआ, यानी तो लुंठित, और लुंठित में आता है र, आप देखिए र बोलकर देखिए तो जीभ उलट जाती है, र, तो इसे बोलते हैं लुंठित वर्ण। ठीक है, आप इसमें और भी बांट सकते हैं उपक्षिप्त व्यंजन, ट और ढ, उपक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उपक्षिप्त छठवा है उपक्षिप्त व्यंजन, उपक्षिप्त में आता है आपका ढ और ड। क्यों, क्योंकि बोलिए आप तो एकदम जीभ जो है भागती है, उछाल खाती है, ड ढ। ठीक है, और लुंठित लुढ़कता हुआ र, र, तो जवान का जीभ का पलट जाना। एक आता है आपका अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें शामिल होगा य, र, ल, व। वैसे तो य, र शामिल होते हैं इसमें, ये शामिल माना जाएगा क्योंकि रे को तो लुंठित मान लिया, ले को जो है पार्श्विक मान लिया, और बै जो है वो आपका संघर्षी में आ गया, इसलिए केवल अंतस्थ किसमें शामिल आएगा, ये। ठीक है, और वे भी हम कर सकते हैं, जैसे ये वे दोनों ही आते हैं, बट ये वे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका प्रयत्नों के आधार पर विभाजन। अब है स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन, स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन। तीसरा विभाजन है आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर, और इसमें किया है दो घोष, अघोष या सघोष, ऐसा कर दो, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। अघोष में शामिल होता है वर्ग का प्रथम और द्वितीय, सघोष में शामिल होगा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, अघोष में शामिल होगा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, अघोष में
इसमें शामिल होते हैं अपने उष्ण व्यंजन, यानी श, श, श। और इसमें शामिल होंगे अंतःस्थय व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन। इसमें आएगा य, र, ल, व और है यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो ये आपके स्वर तंत्रियों के आधार पर विभाजन हुआ। हमने व्यंजनों के वर्गीकरण में 3 विभाजन पढ़ लिए हैं, बाकी के 3 अभी इसको साफ करने के बाद पढ़ते हैं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, इसमें कंठ, मूर्धन्य, तालु, दंत्य, ओष्ठ्य, जीवा, मूली, दंत्य, ओष्ठ्य और नासिका को बांटा गया है। प्रयत्नों के आधार पर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन और अंतःस्थय व्यंजन। दूसरा आएगा आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर है सघोष और अघोष। सघोष वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क और ख, च, छ, ठीक है, त, थ, तो पहला और दूसरा वर्ण। अघोष में आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब सघोष में उष्ण व्यंजन को भी शामिल किया गया है और अघोष में अंतःस्थय व्यंजन को शामिल किए गए हैं, ठीक है। सघोष में है को छोड़ करके सभी उष्ण व्यंजन शामिल है। आगे इसके बाद हम देखते हैं मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर वर्गीकरण, या पहले प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। सब नोट करते जाइए, ठीक है। एग्जाम बहुत पास है, इसलिए थोड़ा शीघ्रता से प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो बहुत कम टाइम दिया गया है, 2 महीने में 2 सिलेबस, 3 महीने में 2 सिलेबस कंप्लीट कराना भाई बहुत भारी काम है, ठीक है। फिर भी पूरा प्रयास कर रही हूँ करवाने का। आगे आपके प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण, प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। पहला है इसमें अल्प प्राण, ये सबने पढ़े हैं, बस एक वर्गीकरण करने का एक अंदाज बदल गया है। तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में शामिल होगा वर्ग का दूसरा और चौथा, अल्प प्राण में होगा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, पांचवा वर्ण आ गया और ये महाप्राण में शामिल होगा। तो ये आपको विभाजित हो ही गया है। बाकी एक्सप्लेन आप कर सकते हो, कैखे गे को लिखाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपका जो है वो है अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आपके किया गया है मौखिक, ठीक है। इसमें पहला किया गया है आपके व्यंजनों के अकॉर्डिंग मौखिक, और मौखिक का मतलब है जो मुख से पूर्णतः उच्चारित किए जा सकते हैं, ठीक है, मौखिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो आएंगे वो आपके पूरे आएंगे, केवल नासिक वर्णों को छोड़कर। आप नोट लिख दीजिए यहाँ, नासिक वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजन सम्मिलित हैं, ठीक है। यानी पूरा कैसे में तक, उसके बाद यह श्रो छोत्रज्ञ सब शामिल होंगे। मैं लिख देती हूँ भाई, कैसे में तक के हो गए, इसके बाद य, र, ल, व हो गया, इसके बाद आपका क्ष, त्र, ज्ञ और श्र हो गया। तो ये सब व्यंजन क्या है इसमें शामिल होंगे। दूसरा आपका जो किया है विभाजन वो है नासिक्य अनुनासिक्य, ठीक है, इसे बोलेंगे नासिक्य। तो नासिक्य कह दो या अनुनासिक्य कह दो। इसमें क्या होगा, पंचम वर्ण शामिल होंगे,
पंचम वर्ण कौन कौन से? यम, गणम, न, ण, म, ये सभी व्यंजन इसमें क्या होंगे? शामिल, पंचम वर्ण शामिल होंगे। तो ये हुआ अनुनासिकता के आधार पर आपका ये व्यंजनों का विभाजन। अगला आएगा आपके मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। मांसपेशियों के आधार पर, मांसपेशियों के आधार पर हमने उसमें भी पढ़ा था स्वरों में, ठीक है। तो इसमें भी होगा दृढ़, शिथिल, दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन, और एक इसमें शामिल होगा, वहां 2 थे केवल और यहाँ 3 हो जाएंगे मध्यम व्यंजन, ठीक है। यानी ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा ढीले, शिथिल। दृढ़ व्यंजनों में आपके शामिल होंगे जो टाइट, हमारी मांसपेशियां बोलते समय टाइट हो जाती हैं, ट, भ, ढ और ड। इनको उपक्षिप्त व्यंजन भी बोला गया है, किनको? ट और ढ को, ठीक है, ढ और ड को, ठीक है। शिथिल जो व्यंजन है इसमें शामिल किए जाएंगे क, जो ढीले बोलने में आते हैं, न, म, र, ल। ले को पार्श्वी व्यंजन भी बोलते हैं और रे को लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। इनके 2-2, 3-3 नाम है, इसे चक्कर में मत घूमना। और जो मध्यम आएंगे उसमें आएगा आपका च, व और श। तो ये आपके मांसपेशियों के आधार पर वर्गीकरण है। इसके आधार पर लास्ट है आपका संयुक्तता के आधार पर वर्गीकरण। क्या कर लेती हूं मैं? संयुक्तता के आधार पर, ठीक है। संयुक्तता के आधार पर किया गया है 3 वित्तीय स्वतंत्र व्यंजन। पहला है स्वतंत्र व्यंजन, दूसरा विभाजन किया गया है संयुक्त व्यंजन, और तीसरा विभाजन इसमें किया गया है द्वित्व व्यंजन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा, और लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग शामिल है, ठीक है। इसमें क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग शामिल है। संयुक्त व्यंजन में अपने क्ष, त्र, ग और श्र शामिल है। और द्वित्व जो व्यंजन होगा उसमें जैसे हमने शब्द लिखा कक्क, ठक्क, ठीक है। तो इस प्रकार के द्वित्वों को शामिल इसमें किया गया है। तो ये आपके हुआ व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मुख्यतः टिप्पणी वो पूछ लेता है। अगला टॉपिक आता है हमारा शब्द, शब्द की परिभाषा में उसके भेद। ये मैं जस्ट आपको अगली वीडियो में बताती हूँ।